एवॉक सिस्टम यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसको आप सरल शब्दों में ये भी समझ लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम जो हवा में रहते हुए आपको ना सिर्फ एक रडार के तौर पर काम करता है बल्कि आपका कंट्रोल सेंटर भी बन जाता है। यानी आपको जमीन से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आसमान पर ही आप सारे कंट्रोल सिस्टम को या कंट्रोल या सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 1977 में, जब अमेरिका अपनी तकनीक में बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा कर रहा था, या फिर आप उससे पहले कह सकते हैं 1944 में, जब पहली बार अमेरिका ने यह दर्शाया कि वो अपने एयरक्राफ्ट में एक ऐसा रडार सिस्टम लेकर चल रहा है जो आगे के दुनिया या दुश्मन के कई एयरक्राफ्ट को देख सकता है या उनके बारे में पहले से उनको बता सकता है। इसके ऊपर काम किया गया और 1977 में एवॉक सिस्टम को अमेरिका ने दुनिया को दिखाया। अब आप इसको ये समझिए कि आखिरकार एवॉक सिस्टम का काम क्या होता है। जब आप दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, या आप डिफेंसिव आप रोल में हो या फिर ऑफेंसिव रोल में हो, यानी जब दुश्मन आपके इलाके में घुसे या आप दुश्मन के इलाके में घुसे, तो महत्वपूर्ण होता है कि आपके कई एयरक्राफ्ट को एक ऐसा कमांड देना जो हवा में रह के उनको यह बता सके कि किसको क्या करना है, और या फिर दुश्मन का कौन सा जहाज कितनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है और वो किधर से आ रहा है। यही होता है एवॉक्स का काम, यानी आपको पहले से आपके खतरे के बारे में बता देना और हर एयरक्राफ्ट को अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल भी करते रहना, उसको सारी डायरेक्शंस या फिर उसको थ्रेट परसेप्शंस के बारे में बताता भी रहना। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। कई बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, चाइना हो, लगातार एवॉक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इसका मकसद होता है कि जंग के मैदान में जब बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट आपके जा रहे हो तो उनको कंट्रोल किया जा सके। हाल ही में एवॉक सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारियां या फिर ज़्यादा बातें तब होने लगी जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, या फिर उससे पहले कई बड़े एयर स्ट्राइक्स में इसका इस्तेमाल किया गया। एवॉक सिस्टम एक गेम चेंजर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि एवॉक सिस्टम आने वाले वक्त में एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे आप अपनी क्षमताओं को हवा में भी मॉनिटर कर सकते हैं, बना सकते हैं। भारत ने खुद की एवॉक सिस्टम या तकनीक को डेवलप किया, जिसको नेत्रा कहा जाता है, नेत्रा 1 उसको कहा जाता है, और कहा जा रहा है कि इसकी रेंज में ये करीबन 400 किलोमीटर की चीज़ों को देख सकता है और 150 के करीब टारगेट को मॉनिटर कर सकता है रडार पर। अब भारत इसके मार्क 2 पर काम कर रहा है, जल्दी इसको भी डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स को सौंप देगा या फिर इसको उनको दे देगा। तो एवॉक सिस्टम 2 आ जाने के बाद भारत की क्षमताओं में और ज़्यादा इजाफा होगा। करीबन ये 400 के ज़्यादा टारगेट को मॉनिटर कर सकता है, हैंडल कर सकता है और बड़ी कमांड कंट्रोल सिस्टम की एक तकनीक को बना सकता है और कई एयरक्राफ्ट को मैनेज भी कर सकता है। भारत अपनी क्षमताओं को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि इन क्षमताओं का आज के पर्सपेक्टिव में या फिर आज के समय में क्या महत्व है। यही वजह है कि एवॉक सिस्टम की, या फिर आप जब अपने एयर डोमिनेंस की बात कर सकते हैं, तब एवॉक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जंग के मैदान में ना सिर्फ जवानों के जज्बा महत्व रखता है, बल्कि ये भी महत्व रखता है कि आखिरकार उनकी तकनीक क्या है। ये तकनीक उनके लड़ाई के कौशल की भी है और ये तकनीक उन आर्म्स एम्यूनेशन यानी उन हथियारों की भी जो वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक दिन में तैयार नहीं हो जाती, इस पे सालों साल, कई दशकों तक काम करना पड़ता है, या फिर आपको इतने मजबूत हो आर्थिक रूप से कि दूसरे बड़े तकनीकी रूप से देशों से ये सारी टेक्नोलॉजीज आप खरीद सके। भारत में तकनीक को विकसित करने के लिए खास तौर पर डिफेंस सेक्टर के लिए या फिर रक्षा क्षेत्र के लिए बनाया गया डीआरडीओ। 1958 में डीआरडीओ के बनाने का गठन था या मकसद था कि भारत की लगातार रक्षा क्षेत्र के अंदर हो रही तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हो और वो पूरी तरीके से उन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सके और हमारे साइंटिस्ट आने वाले वक्त में भारत को एक आत्मनिर्भर भारत के तौर पर खड़ा भी कर पाए। शुरुआत हुई 1960 में सरफेस टू एयर मिसाइल से। कोशिश थी कि एक ऐसी मिसाइल डेवलप करना जो भारत के लिए एक बड़ा महत्व भी हो और इंडियन एयरफोर्स की जो शुरुआत हो रही थी उसके लिए एक बड़ा योगदान भी दे सके। धीरे धीरे कर कई और प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और इसी में सबसे बड़ा मोड़ आया तेजस का, यानी वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसने भारत के रक्षा क्षेत्र में सारे आयामों को बदल दिया।
इसके बाद कई और चीजें बदली, जिसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन और दूसरी चीजें भी थी। 70 के दशक या फिर उसके बाद भारत लगातार अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और आयाम यह आ गया कि आज जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं यानी 2021 में, तब भारत का जो DRDO है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई महत्वपूर्ण चीजें अपने आप बना रहा है, जिसमें टॉर्पीडो, सोनार, यहां तक कि खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि UAVs, कॉम्बैट UAVs, अनमैन्ड UAVs, इन सभी के ऊपर लगातार काम चल रहा है और कई चीजें तो भारत के अलग अलग फोर्सेस इस्तेमाल भी कर रही हैं। जब शुरुआत की गई थी तब DRDO में कुछ गिने चुने या 100 लोग ही हुआ करते थे, लेकिन आज इसकी स्ट्रेंथ करीबन या फिर इसकी क्षमता 30,000 की है, जिसमें 5,000 साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं। इसको चेयरमैन है, इसके चेयरमैन है GS रेड्डी साहब, डॉक्टर GS रेड्डी साहब, जो लगातार खुद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और अभी इसको लगातार इसके कामकाज को देख रहे हैं। माना जाता है कि DRDO ने अपने परचम को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी लहरा दिया है। यही वजह है कि अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत के रक्षा क्षेत्र के साजो सामान को खरीदने के लिए तत्पर नजर आती हैं या फिर आंखें बिछाए भारत का वेलकम करती हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ ऐसे हैं जो हर 10 से 15 साल में बिगड़ते रहते हैं या बनते रहते हैं। 1947 के बाद कई बार ऐसा मौका आया कि हर 10 साल के अंदर भारत और पाकिस्तान जंग के दोराहे या मुहाने पर खड़े नजर आए। ऐसा ही कुछ हुआ 1971 की जंग के बाद। बांग्लादेश का क्रिएशन हो चुका था, लेकिन 1984 में यानी 1984 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटी जंग छिड़ने की उम्मीद हो चुकी थी और उसी समय चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत। दरअसल 1983 या 1983 के अंदर भारत को यह इनपुट मिले, इंटेलिजेंस इनपुट, कि पाकिस्तान लंदन की कई एक्सपोर्ट बड़ी कंपनियों से हाई एल्टीट्यूड के कपड़े खरीद रहा है, यानी सर्दियों में -40 डिग्री के कपड़े खरीदे जा रहे हैं। यह पता होते ही भारत की लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसको पता करने में लगी कि आखिरकार पाकिस्तान को इन कपड़ों की जरूरत क्यों पड़ गई। और फिर जो खबरें मिली उसने भारत को चौंका दिया। दरअसल पाकिस्तान कोशिश में था सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा जमाने के लिए। वो सियाचिन ग्लेशियर जो लेह और श्रीनगर के बीच में एक बड़ा बैकबोन के तौर पर जाना जाता है। करीबन 70 से 75 किलोमीटर का यह ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत को जैसे ही खबर पता लगी, ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत। कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान के पहले ही उस ग्लेशियर पर कब्जा या फिर अपनी मोबिलाइजेशन कर ली जाए। यह दुनिया की हिस्ट्री में हाईएस्ट बैटलफील्ड के नाम से जगह जानी जाती है, सियाचिन, जिसको वैसे तो रोजेस प्लेस कहा जाता है, यानी जो गुलाबों की एक जगह कहा जाता है, लेकिन यहां पर जिंदगी नर्क से ये चुनौतियां दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। 13 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे करीब इस ऑपरेशन का आगाज किया गया और तय किया गया कि भारत को जल्दी से जल्दी अपनी मोबिलाइजेशन करानी होगी। करीबन 5 दिनों में इस हाई एल्टीट्यूड में 32 से ज्यादा सॉर्टीज की गई और कोशिश थी हमारे जवानों को जल्दी वहां पहुंचाना। 2-2, 4-4 करके रसद, साजो सामान, पेट्रोलिंग के जरिए हमारे जवानों को इलाकों में पहुंचाया गया। करीबन 16 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों को डिप्लॉय किया गया। Mi-8 और चेता जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और जब पाकिस्तान को यह पता लगा कि जहां पर वो ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रहे थे वहां तो भारतीय फौज पहले से मौजूद है, पाकिस्तान हड़बड़ा गया। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया आखिरकार वो अब करे क्या। लेकिन ये ऐसा मौका था जिसने पहली बार भारत के ऑफेंसिव ऑपरेशंस को दिखाया। ऑफेंसिव इसलिए कि पाकिस्तान के बारे में, कार्रवाई के बारे में पता लगने से पहले अपनी कार्रवाई को अंजाम दे देना। शायद ऑपरेशन मेघदूत ने ही भारत के मिलिट्री इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट ले लिया और अब यह कहा जाने लगा कि भारत अगर कोई भी इनपुट मिलेगा तो उससे पहले अपने ऑपरेशन चलाएगा। और ये काउंटर ऑपरेशंस इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हर 10 साल में एक बड़ी साजिश के साथ जमीन पर उतर आता था।
71 के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और यही थी भारत की एक और नई शौर्य गाथा। जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ, हम आपको इसी तरीके की शौर्य गाथाओं के बारे में बताते रहेंगे।